स्टूडेंट्स, हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हूँ आज की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के स्मार्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत बुक कीपिंग। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बुक कीपिंग रहेगा, जो टॉपिक नंबर 2 है और इस टॉपिक का नाम है बुक कीपिंग। देखिए, पहले से मैंने आपको कहा हुआ है कि यदि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर अपन अध्ययन करते हैं तो उस टॉपिक के नाम से अपन को अपना दिमाग लगाना है कि ये वास्तव में क्या कहना चाह रहा है और इसका वास्तविकता के अंतर्गत अपन किस हिसाब से इसको समझ पाएंगे, तो इसको समझना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर है, देखिए, बुक का मतलब होता है किताब। क्या होता है? किताब। और कीपिंग का मतलब होता है रखना। इसका तात्पर्य यह है कि वित्तीय वर्ष की किताबों को रखना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्मार्ट अकाउंटिंग। तो और मैंने पहले से ही बताया था कि जो अकाउंटिंग के अंतर्गत है खाता बही वगैरह का कार्य होता है, तो उसी प्रकार से इस बुक कीपिंग का अर्थ ये होता है किताबों को रखना और इससे संबंधित जो है वित्तीय लेन देनों का जो भी समावेश होता है उसका कार्य करना, वो इसी के अंतर्गत आता है। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से कि आखिर में क्या है क्या नहीं है। तो पहले से मैं आपको समझा देता हूँ कि बुक का मतलब होता है किताब, और अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत इसको विशेष रूप से इसका नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है बुक कीपिंग नाम दिया गया है, और ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है और इनका मतलब होता है किताबों को रखना। अब आते हैं अपन मुख्य रूप से इसके जो तत्व होते हैं उसके बारे में आते हैं। इन तत्व कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें तत्व के बारे में आते हैं। इसके तत्व होते हैं, इसके तत्व क्या है क्या नहीं है, इसको अपन किस रूप के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहला, इसको सभी व्यापारियों के द्वारा इसका संधारण किया जाता है, मतलब इसको रखा जाता है व्यापारियों के द्वारा, सभी व्यापारियों के द्वारा, सभी व्यापारियों के द्वारा इसे रखा जाता है। यानी कि आप देख लेंगे, चाहे वह छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी, अगर वो मार्केट में वास्तविकता के अंतर्गत व्यवसाय करना चाहता है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहता है, तो वो बुक कीपिंग को रखेगा और इसके अंतर्गत संपूर्ण मतलब सभी प्रकार के जो है संधारणों का व्यवहार जो है उसके अंतर्गत करेगा, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति जो बुक कीपिंग रखने के लिए है और वो इस प्रकार के कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। दूसरा आता है, इसमें समस्त प्रकार के लेन देनों को लिखा जाता है। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं मैं, इसमें समस्त लेन देनों को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि चाहे व्यवसाय के अंदर अगर आप कर रहे हैं, उसके अंदर चाहे हानि हो या फिर लाभ हो, तो हम इसके अंतर्गत जरूर इसके अंतर्गत लिखेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें लाभ हो रहा है तो लाभ की एंट्री थोड़ी कम कर दे और जो लाभ ज्यादा हो रहा है उसको हम अपने जेब में डाल दे, ऐसा इसमें नहीं होगा। अगर हानि हो रही है तो वो व्यवसाय जो है हम काम कर रहे हैं और हमको निकाल देगा, ऐसा भी अपन को नहीं करना कि उसकी एंट्री हम नहीं करें, बिल्कुल आपको करनी है उसकी एंट्री भी इसमें। तो ये जो चीजें हैं इसको अपन को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। अब है आपके इसके अंदर जो लेन देन है इसका हिसाब किताब पूर्ण रूप से रखना, मतलब कोई भी लेन देन है उसको अंतर्गत अपन को इसको लेन देन को छोड़ना नहीं। ऐसे नहीं कि आप एंट्री करना इसके अंदर क्या हो जाए, भूल जाए, तो भूल चूक इसमें नहीं करनी है, भूल चूक इसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी है, अर्थात सभी प्रकार की एंट्री करनी है इसमें। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर अपन आगे चलते हैं इसमें कि इसमें ये होता है कि वास्तविकता रूप के अंदर अपन लेखा क्यों कर रहे हैं, तो लेखा जोखा इसलिए कर रहे हैं
ताकि आपको वर्ष के अंत के अंतर्गत इसकी जो है वित्तीय स्थिति का पता चल सके और उस वित्तीय स्थिति के अंतर्गत आपको ये मालूम हो सके कि हमें कितना लाभ हुआ है और कितनी हानि हुई है। इसका जो है पूर्ण रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जो व्यवसाय है इसके प्रत्येक दिन करते हैं, प्रत्येक साप्ताहिक रूप से भी करते हैं और जो एक एस्टिमेट लगाते हैं वो मासिक रूप से भी इसके अंतर्गत लगाते हैं कि इस महीने का हमारा जो टारगेट है वो ये रहेगा, इस महीने का हमारा टारगेट ये रहेगा। ये होता है उसकी प्लानिंग और उसके अकॉर्डिंग जो है अपन कार्य उसमें करते हैं। अब इसके तत्व हो गए, अब अपन चलते हैं इसके उद्देश्य के ऊपर, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या है इसके उद्देश्य? सबसे पहला उद्देश्य है अपने कि इसमें किसी भी कार्य को करने से पहले आपको इसमें मुनाफे और घाटे का पता होना चाहिए। मुनाफे और घाटे का पता, घाटे का पता, इसका जो देसी भाषा में शब्द ये दिया गया है मुनाफे और घाटे का शब्द, घाटे का पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है आपको कि कोई भी व्यापार करने से पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इसमें हमें लाभ कितना होगा एंड में और इसमें हानि कितनी होगी। इसका एक जो है एस्टिमेट आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ लगभग ये हो सकता है या फिर लगभग ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई भी व्यापार प्रारंभ कर लिया आपने और उसकी आप एबीसीडी में नहीं जानते हैं तो इससे नुकसान आपको ही होने वाला है। कोई भी इसका नुकसान नहीं भुगतेगा, केवल आपको ही भुगतना पड़ेगा। दूसरा है संपत्तियों और दायित्वों की जानकारी आपको बहुत ही होना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है आपको उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो आपको नुकसान अधिक हो सकता है। संपत्तियों और दायित्वों का भी पता होना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कि इनकम और खर्च के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए आपको कि आपकी इनकम कितनी आ रही है। इनकम और खर्च के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपकी इनकम तो आ रही है 100 रुपए और आप खर्चा कर रहे हो डेली का 150 रुपए, 150 रुपए, तो 50 रुपए तो आपके घर से ही जा रहे हैं। आपने कमाया क्या? कुछ नहीं कमाया। आया गया क्या? कुछ नहीं, उल्टे आपके लगे हैं। पेट्रोल के पैसे भी आज के तो नहीं निकले। तो आपको हमेशा ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कतों का सामना अपन को खुद को ही करना पड़ेगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फिर अपन चलते हैं कि इसके अंतर्गत कोई सामान ऐसे होते हैं या कोई सामग्री ऐसी होती है कि उसके ऊपर आपके जो क्या लगता है उद्योगों के ऊपर या फिर कोई भी मशीनरी के ऊपर, कोई भी टूल्स और इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स लगता है। उस टैक्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है टैक्स की जानकारी आपको नहीं है और आपने सामान ज्यादा खरीद लिया, ज्यादा टाइम तक रख लिया और वापस अगर उसको रिटर्न कर रहे हैं आप तो वो टैक्स काट रहा है आपका भी। देते समय भी आपसे टैक्स लिया, वो वापस उससे कम सामग्री लेकर के उसका कम टैक्स लगा कर से अपन उसे वापस सामग्री ले, तो अपन को क्या हुआ? घाटा हुआ। अगर किसी व्यक्ति ने आपको 20% टैक्स से कोई सामग्री दी है, ठीक है ना, और वापस ले रहा है, उस समय वो 10% से दे रहा है, तो अपन को घाटा ही हुआ है कि नुकसान हुआ है? अपन को फायदा थोड़ा हुआ, अपन को नुकसान ही हुआ है इससे। तो इस प्रकार से अपन को बचना चाहिए। दूसरी बात है आपको कि अपने जो कैपिटल है, मतलब जो आपके पास पैसा है, पूंजी है, उसकी आपको सही जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई बाबू अगर आपने छुट्टी पर जा रहा है और सारी चाबी अगर खुद के पास लेकर जा रहा है तो आप ऐसे से बचिए। ऐसा को आपको बिल्कुल सचेत करना है। आप ये काम हो सकता है। कोई भी अगर उस समय अगर जांच वगैरह आ जाए फैक्ट्री के अंदर या उद्योग के अंदर और अपन कह रहे हैं साहब के वहाँ वो बताओ आप हमें, तो फिर के साहब वो तो गाँव चले गए, उनके पास में उनकी छवि। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनसे हमें संभल करके चलना चाहिए। तो ये आपने देखे उद्देश्य। अब अपन बात करते हैं इसके बुक कीपिंग के जो है अकाउंटेंसी के क्या लाभ होते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ और अब भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति जो व्यापार करता है वो अपनी पूंजी को लेकर के व्यापार करता है और अगर जब तक उसके पास कार्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए अगर पूंजी नहीं होगी तो व्यापार
नहीं कर सकता। अब देखते हैं अपन इसके लाभ क्या है, बुक कीपिंग तथा अकाउंटेंसी के लाभ क्या है। तो अब लाभों के बारे में वर्णन करते हैं। सबसे पहले इसके लाभ के बारे में, लाभ क्या है, सबसे पहले वही है वापस कि सब इसके टैक्स का वर्णन सही रूप से होना चाहिए। कौन से सामग्री पर कितना % टैक्स लगा है, ऐसा नहीं है कोई सामग्री अगर आप ले रहे हैं कम में और ज्यादा में फिर वो दे रहे हैं, या फिर ज्यादा में ले रहे हैं और कम में दे रहे हैं, तो दोनों के अंतर्गत आपको इसके टैक्स की सही जानकारी होनी चाहिए। अगर टैक्स की जानकारी अगर सही नहीं होगी और समय पर अगर निर्धारण नहीं करेंगे तो आपको जो है अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। दूसरा है कर्ज वसूली में सुविधा। कर्ज की जो वसूली होती है, कर्ज वसूली के अंतर्गत सुविधा कैसे होगी आपको, क्योंकि आपने देखा है, भली बात है, आपने इसका अध्ययन भी किया होगा कि अपन अगर किसी को पैसे दे देते हैं और वो समय पर नहीं देता है, उसका लेखा जोखा अगर अपन नहीं करते हैं तो अपन को प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे में क्या होना चाहिए, उससे जो है लेखा जोखा करवाना चाहिए और उसका भी उसका नाम डालना चाहिए, उसमें साइन करवाना चाहिए और उसकी जो भी लीगल प्रोसेस है वो करना चाहिए, ताकि हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया बिल्कुल छुपके से पैसे दिए हुए तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और पैसे देने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप करोड़ों अरबों रुपए में उसको दे दो, आपके पास है नहीं, आप लोगों से जो है लोन लेकर के दे रहे हैं, तो उसमें गलती आपकी खुद की होगी और न्यायालय भी आपको गलत साबित कर सकती है। तीसरा है ठगे जाने का भय ना हो। ठगे जाने का भय ना हो, ऐसा नहीं है ठगे जाने का भय ना हो, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल सारा का जो इसका नाम भी क्या है, ऑनलाइन है, और जो में हम पढ़ा रहे हैं वो भी क्या है, स्मार्ट अकाउंटिंग, मतलब वो सारा डिजिटल है के अंतर्गत आता है। तो इस ऑनलाइन के अंतर्गत क्या है, आप अगर किसी भी चीज को परचेज कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं अपने घर पर, तो दिखने के अंतर्गत तो दूसरा लग रहा है, लेकिन जैसे आपने उसको पास के अंदर देखते हैं, ये वाला जो आइटम है बिल्कुल इतना सा हो जाता है और फिर आप उसको गाली निकालते हैं, बिल्कुल घर बैठे बैठे उसको कॉल करते हैं, उसकी कंप्लेंट डालते हैं कि आपने ऐसा दिखा था तो और आप ये देखा। तो फिर कुछ 1% केस के अंतर्गत ये होता है कि वो अगर अगला आदमी सही होता है और उसका काफी समय से लंबा अगर टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा है तो वो चेंज करके वापस, और नहीं तो फिर रिफंड भी आपको नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने उसको जिसको सिलेक्ट किया केवल वही आया। अब आपकी वहां पर उसके अंतर्गत क्या ये रहती है कि आपको उसको चेक करके और एंड में करने के बाद में आपको ये लेना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। ये सारे के सारे जो है एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट उसको देख करके लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और एक समय ऐसा आता है जिसके अंतर्गत सामान कोई और है अंदर और बाहर कुछ और लिखा हुआ होता है। ये आपको देखने में भी आया है। सारा सारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आ जाता है। अब आता है आपके नेक्स्ट, इसमें सरकार को कुछ लाभ होता है, बिल्कुल होता है, सरकार को लाभ होता है बिल्कुल, क्योंकि सरकार क्या करती है, जिस समय माल का उत्पादन करती है वहां से लगा करके एंड समय जिस समय ग्राहकों तक पहुंचती है जब तक का जो है टैक्स लेती रहती है। तो सारे के सारे रूप के अंदर देखा जाए तो सरकार को इसमें बहुत सारा फायदा होता है। अब देखिए इसके एंड छोर की ओर चलते हैं और बुक कीपिंग जो सिस्टम है इसका डबल डाटा एंट्री सिस्टम क्या होता है उसको अपन समझते हैं। देखिए डबल डाटा एंट्री सिस्टम क्या होता है उसको अपन थोड़े से बिल्कुल एक छोटे से प्रयास के रूप के अंदर देखते हैं। ये हमारे इस पॉइंट का लास्ट पॉइंट है, पॉइंट के अंदर मिनी पॉइंट है, छोटे से छोटा पॉइंट। देखिए बुक कीपिंग सिस्टम के अंतर्गत डबल एंट्री सिस्टम क्या है उसको एक छोटे से रूप के अंदर देखते हैं। देखिए अगर मैं आपको कोई भी 100 रुपए दे रहा हूं तो उसकी एंट्री मैंने आज के डिजिटल जमाने के अंतर्गत फोन में भी कर दी, और मैंने क्या किया, एक डायरी बनाई हुई है, उस डायरी के अंतर्गत आपका नाम लिख करके भी एंट्री कर दी, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या होता है, आप जब भी मुझे पैसे देते हैं तो मैं आपको क्या करता हूँ, फोन के द्वारा मैसेज करता हूँ कि आप भी फला व्यक्ति है और इस तारीख को मेरे से पैसे ले लिए थे और अभी तक मुझको पैसे दिए नहीं है, तो उसका मैसेज उसके पास है। अब मैं रोज उठते ही इसके बाद मैसेज करता हूँ तो एक ना एक दिन ये भी क्या करता है, ये कहता है चलो इस आदमी को पैसे दे देता हूँ। तो क्या होता है कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पैसे को बिल्कुल ले लेता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, मैं पैसे को यहाँ पर मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये होता है। अब जिसने मेरे से लिए वो भी क्या करेगा, अगर वो सही चाहता है, अगर मैं इसके ऊपर ब्याज लागू कर देता हूँ तो क्या करता है, ऐसे में
कि वो खुद के बुक्स के अंदर क्या करेगा, वो खुद के जो बुक्स होंगी उसके अंदर भी एंट्री करेगा। उससे उसको पता चल जाएगा भाई मैंने इस तारीख को ये पैसे लिए और उसको लौटाना है। समझ आ गई डबल एंट्री। अब वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम कि इसमें दो खाते प्रभावित होते हैं। कौन से खाते प्रभावित होते हैं? जो देने वाला है और वो जो लेने वाला है, दोनों के खाते प्रभावित होते हैं। जिसमें क्या होता है, एक तो जो देने वाला और जो लेने वाला, इन दोनों के खाते प्रभावित होते हैं। जो देने वाला है वो क्या करेगा, किसको दिया उसकी एंट्री करेगा, और एक जो है अपने स्टॉक या फिर जो भी इसका डाला हुआ है उसके अंदर एंट्री। जो लेने वाला है वो भी क्या करेगा, किससे लिया उसकी एंट्री करेगा, ठीक है ना, और किस नाम से है वो भी उसकी एंट्री करेगा। अब ठीक उसी प्रकार अगर माल देता है तो परचेज वाला क्या करेगा, दो एंट्री करेगा। जो माल खरीद रहा है परचेज की एंट्री करेगा, जो माल बेच रहा है वो सेल्स की एंट्री करेगा। समझ आ गई बात। अब ऐसे में क्या होगा, वो जो स्टॉक में भी एंट्री करेगा और यहाँ पर भी स्टॉक में क्या करेगा, एंट्री करेगा। यहाँ से क्या होगा, स्टॉक सेल्स बेच रहा है तो क्या करेगा, स्टॉक में से चीज क्या होगी, कम होगी, और परचेज में क्या करेगा, खरीद रहा है तो चीज क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये स्टॉक की एंट्री। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसका तात्पर्य ये समझाना चाह रहा हूं मैं आप सभी को कि देखिए ऐसे में क्या होता है, इसका ये भी तात्पर्य है कि दोनों पक्षों में जो है समान धन का प्रभाव होता है। इसमें अगर वो चीज 5,000 में लिए तो 5,000 में बिल्कुल है, ऐसा नहीं वो 5,000 लिए वो 4,500 मिलना नहीं, ऐसा नहीं। और ये जो क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत होता है, और इसमें रकम घटे जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए वो आपस में इनका आपसे अंडरस्टैंड रहता है। तो साथियों आपने आज के बारे में इस टॉपिक के बारे में अध्ययन किया, बुक कीपिंग। अपन नेक्स्ट इसी प्रकार से आपको अध्ययन करवाते रहेंगे। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।